आज आप लोगों को मैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में जो तमाम शीर्षकों के अंतर्गत विषय वस्तुएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं, उसमें अधिगम सीखना या लर्निंग पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। और जब लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है तो एक ऐसी अवस्था भी आती है जहाँ लर्निंग की गति मंद पड़ जाती है अथवा समानांतर चलने लगती है, उसमें एक ठहराव आ जाता है। उसे हम इस अधिगम की अवरुद्धता को सीखने के पठार के नाम से जानते हैं। तो आज हम इन दो बिंदुओं को लेकर चलेंगे। सीखने को समझें, सीखने के प्रकारों को समझें, सीखने के प्रकारों को समझने के बाद सीखने के प्रभावित करने वाले कारक और कौन से हैं, और मुख्यतः सीखने के पठार का क्या आशय है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जब सीखने पर, लर्निंग पर प्रकाश डालने चल रहे हैं, तो बालक या मनुष्य अपनी सहज क्रियाओं या मूल प्रवृत्तियों के अनुसार सीखता है। जो उसकी मूल इंस्टिंक्ट होती है, फंडामेंटल इंस्टिंक्ट्स होती है, उसके अनुसार सीखता है। अनुभव से लाभ उठाना और अनुभव के आधार पर जो उसके अंदर परिवर्तन होता है, उससे ज्ञान में उसकी वृद्धि होती है। तो अनुभव से भी हम सीखते हैं। मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ प्रत्येक प्राणी जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति बचपन में बहुत तीव्र होती है, बाल्यकाल की अवस्था में। और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अधिक सीखने की क्षमता होती है, उतना ही अधिक उसका विकास होता है। वुडवर्थ की दी हुई इस लाइन के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें सीखना ही वह माध्यम है जिससे ज्ञान में निरंतर अभिवृद्धि होती रहती है। अगर हम पारिभाषिक रूप देना चाहें तो पारिभाषिक रूप में व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह गिलफोर्ड ने अपनी परिभाषा में दिया है। पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन को अधिगम अथवा सीखना कहते हैं। ये काल्विन की परिभाषा है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को भी सीखना कहते हैं। ये गेट्स एंड अन्य की परिभाषा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की ओर ले जाने की प्रक्रिया है, यह स्किनर की परिभाषा है। हम एक बार इन परिभाषाओं को पुनः दोहराते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, गिलफोर्ड। पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा होने वाला जो परिवर्तन है, उसके द्वारा जो अधिगमित हम हो रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वह जो सीखना है वह काल्विन की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को भी सीखना कहते हैं। यह गेट्स एवं अन्य की परिभाषा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह स्किनर की परिभाषा है। अब हम सीखने की परिभाषा के बाद सीखने के प्रकार पर भी एक प्रकाश डालते हैं। काइंड्स ऑफ लर्निंग।
सीखने की प्रक्रिया, उसका ढंग, विषय वस्तु के आधार पर सीखने के कुछ पक्ष निर्धारित किए गए हैं कि हम किन किन तत्वों के आधार पर सीखते हैं, उसी के अनुसार इसको प्रकारित किया गया है। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें शैक्षिक विकास एवं ज्ञान अर्जित करने की समस्त प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा है प्रत्यक्षात्मक सीखना, परसेप्चुअल लर्निंग, देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, सुनकर, स्पर्श कर। जब हम प्रत्यक्षता सीखते हैं तो ये परसेप्चुअल लर्निंग या प्रत्यक्षात्मक सीखना है। इसके बाद आता है प्रत्यात्मक लर्निंग, प्रत्यात्मक सीखना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, तर्क, चिंतन एवं कल्पना के द्वारा जब हम सीखते हैं तो यह प्रत्यात्मक सीखने के या अधिगम के अंतर्गत आता है। तीसरा है साहचर्यात्मक सीखना, लर्निंग विद एसोसिएशन। पुराने ज्ञान तथा अनुभव द्वारा जब हम नवीन तथ्यों को सीखते हैं तो यह साहचर्यात्मक अध्ययन के अंतर आता है। जो पुराना ज्ञान है और जो हम अनुभव द्वारा सीखे हैं उसके आधार पर जब हम तथ्यों को सीख जाते हैं तब उसे हम साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। ये जो मैंने आपको प्रत्यात्मक लर्निंग या परसेप्चुअल लर्निंग बताई, देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, या मैंने प्रत्यात्मक बताया कंसेप्चुअल लर्निंग, तर्क, चिंतन, कल्पना, या साहचर्यात्मक सीखना मैंने बताया लर्निंग विद एसोसिएशन, पुराने ज्ञान या अनुभव के द्वारा जब हम नवीन तथ्यों को सीखते हैं। ये सारी चीजें ज्ञानात्मक के अंतर्गत आती हैं, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत। दूसरा आता है संवेदात्मक अधिगम, इमोशनल लर्निंग। इसमें संवेदनशील क्रियाओं द्वारा, जिसमें कौशल युक्त कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे टाइप करना, तैरना, साइकिल चलाना, ये जो कौशल युक्त कार्य हैं ये संवेदात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। तीसरा है गामक अधिगम, डायनेमिक लर्निंग। इसमें अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण का कार्य होता है। इस पर गति पर नियंत्रण किया जाता है। इसमें देखना, सिर उठाना, बैठना, उठना, चलना, ये सब डायनेमिक लर्निंग या गामक के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है शीर्षक सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। इसमें जो कारक हैं, जो तत्व हैं, जो फैक्टर्स हैं सीखने की, उसमें पहला है बालक की योग्यता और क्षमता। योग्यता और क्षमता जो बालक की है उससे तात्पर्य है बुद्धि की परिपक्वता से, जो जन्मजात होती है, तो उसकी जो परिपक्व अवस्था है वही उसकी क्षमता है, वही उसकी योग्यता है। दूसरा है निश्चित उद्देश्य से लेकर सीखना। निश्चित उद्देश्य से मतलब ललक, चाह। कोई बच्चा लेटा है, पालने में ऊपर झुनझुना है, उसको छूने की, उसकी कोई आवाज़ दे, उसकी आवाज़ को सुनने की ओर अग्रसित होना, जो उसकी ललक है, इच्छा है, चाह है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर, उसको छूने की, वह है निश्चित उद्देश्य। तो निश्चित उद्देश्य को लेकर भी आप सीखते हैं। प्रेरकों का प्रयोग करके भी आप सीखते हैं। प्रेरक कैसे हैं? जैसे किसी को उत्साह देना, प्रेरणा देना, अर्थात प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार, दंड, इन सब से आप सीखते हैं। दंड में आप ये दंड पाए तो जान लेंगे कि इस कार्य को नहीं करना है। दंड कुछ प्रकृति में हो सकता है, कुछ प्राकृतिक हो सकता है। आंगन बहुत चल रहा है धूप में, कुछ भी नहीं कहना है, बच्चा दौड़ गया, उसका पैर रखा, जल गया, तुरंत वापस आया, मतलब वो सीख गया ये गर्म है।
उस पर पैर नहीं रखना है। दंड और पुरस्कार दोनों से सीखते हैं, उत्साह से, प्रेरणा से सीखते हैं, निंदा से सीखते हैं। इसके बाद है विषय का स्वरूप एवं विधि। विषय जितना यथार्थ होगा, जितना उपयोगी होगा, उसकी जो प्रक्रिया होगी उसके द्वारा भी हम सीखते हैं। खेल या शिक्षण की जो विधियां हैं, वो कैसी विधि अपनाई जा रही है, उसके द्वारा हम सीखते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व से भी हम सीखते हैं। शिक्षक का उठना बैठना, चलना, पढ़ाना, लिखाना, उसके बात करने का तरीका, उसकी संवेदनाएं, उसकी कल्पनाशीलता द्वारा, चिंतन के द्वारा आपके किसी तथ्य तक ले जाना, इससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, अथवा व्यक्ति बच्चा सीखता है। सहायक साधनों के प्रयोग करने से आप किसी तथ्य को समझाने के लिए, किसी परिणाम तक उस प्रयोग को ले जाने के लिए, उस शिक्षण विषय वस्तु को वांछित उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए जिस मटेरियल का, जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, जिस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जो उसके टीचिंग लर्निंग एड है, उनकी जो व्यावहारिकता है, इस्तेमाल करना का तरीका है, कौन सी चीज़ सिखाने के लिए किन किन चीज़ों के सहायक साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हम उस चीज़ को अच्छे से समझा सकते हैं बच्चे में। उसमें बच्चे को नॉलेज आ सकता है, ज्ञान आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, उसकी समझ विकसित हो सकती है, उसके अनुभव में विस्तार हो सकता है। ऐसे सहायक साधनों से भी हम सीखते हैं। अभ्यास के द्वारा हम सीखते हैं। बार बार किसी चीज़ की एक्सरसाइज करते हैं तो भी हम उसके द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। ज्ञान के लिए तो अभ्यास की बहुत ही आवश्यकता है। विद्या के लिए तो कहा गया है, विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या अभ्यास से बढ़ती है। तो इस प्रकार हम बालक की योग्यता, क्षमता को बताए कि उससे सीखता है बच्चा। निश्चित उद्देश्य को लेकर चलते हैं, उससे सीखते हैं। प्रेरकों के प्रयोग से सीखते हैं। निश्चित उद्देश्य के पश्चात उसका स्वरूप और उसकी विधियां कैसी हैं, उससे सीखते हैं। खेल एवं अन्य क्रियात्मक विधियों द्वारा हम सीखते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व से सीखते हैं। सहायक सामग्रियों के प्रयोग से सीखते हैं एवं अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। इस प्रकार सीखना क्या है, सीखना किस प्रकार हमारे विकास की प्रक्रिया है, वृद्धि की प्रक्रिया है, हमारे ज्ञान में वृद्धि की प्रक्रिया है, हमारे व्यवहार परिवर्तन के द्वारा हम कैसे सीखते हैं उसकी प्रक्रिया है, हम अपने व्यवहार में उत्तरोत्तर कैसे सामंजस्य कर सकते हैं, इससे हम कैसे सीखते हैं। इन सबको देखते हुए, हम परिभाषिक रूप से इसे समझते हुए, उसके प्रकारों को समझते हुए, जो उसके मुख्य प्रकार हैं, ज्ञानात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम या संवेदनात्मक अधिगम या गामक अधिगम, इन सब की जानकारी के बाद हम उसके प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उन सब की जानकारी को प्राप्त की। अब मैंने जैसा बताया कि सीखना समझने के बाद, उसके प्रकार समझने के बाद, उसको प्रभावित करने वाले कारक समझने के बाद, जो एक टॉपिक मैंने बताया सीखने का पठार, कहाँ पर सीखना अवरुद्ध होता है, यह समानांतर चलने लगता है, एक ठहराव उसमें आ जाता है। उस चीज़ को हम समझ लें तो हमें जब कभी प्रश्न आएगा कि सीखने के पठार से हम क्या समझते हैं, तो हम आपको उसे बता रहे हैं जिससे आप इसका भी उत्तर दे सकें। हेडिंग है इसका प्लेटिन्स इन द लर्निंग, अधिगम के पठार। सीखने अथवा अधिगमित होने की गति सदैव एक समान नहीं रहती, परिवर्तित होती रहती है। इस परिवर्तन में सीखने की उन्नति की गति रुक जाती है, अर्थात अवरुद्ध हो जाती है, उसमें ठहराव आ सकता है। और ऐसा समय आता है कि उन्नति की गति समानांतर हो जाती है, और यह जो समानांतर स्थिति है, जो ठहराव की स्थिति है, एक लेवल पर आकर रुक जाने की स्थिति है,
इसे हम सीखने का पठार कहते हैं। इसे हम ग्राफीय निरूपण से, आप हमारे पढ़ाने के इस वीडियो को देखने के बाद पुस्तकों में सीखने का पठार देखेंगे तो आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि इसे अगर हम ग्राफ रूप में निरूपित करें तो बहुत आसानी से समझते हैं। पहला एक ग्राफ हम बनाएं जिसमें उन्नतोदर वक्र बनाएं। उन्नतोदर जो वक्र है, जो कर्व है, उसमें जैसे एक सीधी लाइन खींचे और एक बेस बनाए, एकदम समकोण बनता हुआ, और समकोण पर एकदम कोण के मेन जो बिंदु है वहाँ पर 0 लिखें, 10, 20, 30, 40 तक, ऊपर 50 तक लिख दें। इधर हम 1, 2, 3, 4, 5 लिखते हैं। जिधर हमने 10, 20, 30, 40, 50 लिखा है उधर लिख दें शब्दार्थ ज्ञान, इधर लिख दें अभ्यास के घंटे। तो अब जो उन्नतोदर वक्र का ये ग्राफ बनेगा उसमें आप 0 के पास से ही ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो इधर 1, 2, 3, 4, 5 और इधर 10, 20, 30, 40, 50 है, उसमें उसकी प्रारंभिक गति तीव्र होती है, ऊपर की ओर जा रहा है ग्राफ, फिर मंद हो गई, थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर तीव्र हुई, फिर लोच, फिर ऊपर। इसको उन्नतोदर कहते हैं। बीच बीच में लोच है लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरा एक नतोदर वक्र बना लें, उसमें भी ठीक इसी तरह से समकोण वाला, एक सीधी लाइन, फिर उसके बेस आधार लाइन एकदम समकोण को बनाता हुआ, और फिर यही चीज़ 10, 20, 30, 40, 50 लिख देते हैं। इधर लिखते हैं शब्दार्थ ज्ञान और नीचे लिखते हैं अभ्यास के घंटे, 1, 2 घंटे कितना आपने अभ्यास किया। तो जो नतोदर या कनकेव कर्व होगा इसमें पहले धीमी गति होती है, आप शुरू से ऐसे ले चलेंगे, धीमी गति प्रारंभ में, सीखने की गति, फिर धीरे धीरे तीव्र होती जाती है, फिर धीमी होकर वक्र में कुछ झुकाव आ जाता है, और जो यह झुकाव आता है और ऐसे जैसे यहाँ से 0 से शुरू हुआ, ऐसे धीरे से फिर तीव्रता, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे झुकाव की ओर जा रहा है ऊपर ही, लेकिन ऐसे चंद्र के आकार ऐसे कट रहा है चाप की तरह, जब ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन झुकाव बन रहा है, इसे हम नतोदर वक्र के रूप में देखेंगे। तीसरा है सीखने के पठार में मिश्रित वक्र, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व। इसमें भी आप यही लिख लें 10, 20, 30, 40, 50, इधर 1, 2, 3, 4 बेस पर 1, 2, 3, 4, 0 कोण के पास बिल्कुल जहाँ समकोण बन रहा है, और 0 के बाद इधर 1 गैप करके 2, 1 सेंटीमीटर का गैप कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, इधर आप 10, 20, 30, 40, 50, इधर अभ्यास, बेस पर अभ्यास के घंटे, इधर शब्दार्थ ज्ञान। अब जब हम मिश्रित वक्र को बनाएंगे, इसको हम 0 से अगर शुरू करेंगे तो इसमें सीखने की गति उन्नतोदर है, ऊपर जाएगी, और फिर नतोदर की तरह ऐसे नीचे आएगी, घूमेगी। तो जब एक बार ये चढ़ रहा है 0 की तरफ से, ऐसे चढ़ रहा है और फिर ऊपर जाके नतोदर भी हो रहा है, यानी ऊपर भी और दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसे हम मिश्रित वक्र कहेंगे। और अगर इस वक्र का आकार हम देखें तो एस टाइप का बन रहा है, जैसे एस अक्षर बनता है इस टाइप का बनता है। इससे हम सीखने के पठार के मिश्रित रूप को देख सकते हैं। चौथा रूप इसका है सीखने की जो पठार की स्थिति है, उसमें आप पहले की तरह ही फिर वही बना लें, समकोण, सीधी लाइन, बेस लाइन, और कोण के पास 0, 10, 20, 30, 40, 50 इधर लिख लें, इधर 1, 2, 3, 4, 5 लिख लें, 1 सेंटीमीटर का गैप लेके ऊपर और दोनों तरफ की जो चीज़ें लिख रहे हैं आप, नीचे लिख रहे हैं अभ्यास के घंटे, इधर सीखने की मात्रा को आप लिख सकते हैं। अब आप 0 की तरफ से जब बढ़ाएंगे तो इसमें पहले तीव्र, फिर स्थिर, फिर इसके पास समानांतर, फिर उन्नत, फिर नमनीय। तो जहां देखेंगे कि पहले तीव्र जा रहा है, फिर स्थिर हुआ, तीव्र ऊपर जा रहा था, फिर स्थिर हुआ, फिर समानांतर,
सीधा हो गया। आपकी बेस लाइन जो थी, जहाँ पर 0 के आगे आप 1 2 3 4 5 लिखे थे, जब ये तीव्र जा रहा था, मान लीजिए 10 20 30 सीखने की मात्रा वाला जो ऊपर वाली लाइन है वहाँ तक पहुँचा था, तो वहाँ तक पहुँचा था ऊपर जाते हुए, और फिर इधर 1 2 3 के ठीक सामने वो सीधा हो गया, इस बेस लाइन के समानांतर हो गया, और फिर उसके बाद उधर ऊपर गया। तो जो वो जहाँ पर इधर 30 और 3 इधर सीखने की मात्रा और इधर आपका अभ्यास के घंटे, जो वो सीधा जहाँ पर हुआ, जो समानांतर हो गया बेस लाइन के, वो ठहराव हमारा सीखने का पठार कहलाता है, जो सपाट हो गया। इस प्रकार से हम सीखने की पठार की स्थिति को समझ लेते हैं कि सीखना सदैव एक समान नहीं होता, उसकी गति सदैव परिवर्तित होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ समानांतर हो जाती है, न वो नीचे आ रहा है न वो ऊपर जा रहा है, एक समान स्थिति पर उसका ठहराव आ गया है, उसे हम सीखने के पठार के रूप में देख सकते हैं। इस वीडियो को जिसे आपने देखा, जिसे मैंने आपको सीखना बताया, और सीखने बताने के साथ उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, और सीखने के जो प्रमुख फैक्टर्स हैं, कारक बताए, और सीखने का पठार बताया। इसको मैं अपने स्वयं के हैंडराइटिंग में 2 पेज में जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको लेक्चर के रूप में दी हैं, व्याख्यान के रूप में, जिसे आप यूट्यूब की लिंक पर जो मैं दूंगा उस पर आप देखेंगे, उसी के साथ में 2 पेज में आपको ये चीज़ें, जो चीज़ें मैंने बताई, ये संक्षेप में लिख कर एक PDF के रूप में दे दूंगा, जिससे आप मेरे लेक्चर को सुनें और इन हेडिंगों को इसमें पढ़ लें। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात थी, जो मैंने ग्राफी निरूपण बताया आपको, वो ग्राफी निरूपण जो मैंने बताया, जिसको सुनकर आप समझ रहे थे, जब मैं PDF में भेजूंगा तो उस पेज में एक ग्राफ मैंने बना दिया है। पहला उन्नतोदर का, नतोदर का, मिश्रित वक्र का, और समानांतर वक्र जहाँ सीखने का पठार आपको दिखे, ये उसमें मैंने बना दिया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सफलतापूर्वक इसको समझ लेंगे, और जब परीक्षा में सीखना या सीखने के प्रकार या सीखने के कारक अथवा सीखने का पठार आए, तो वो चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आए, चाहे लघुत्तरीय में आए, चाहे अति लघुत्तरीय में आए, इसका आंसर देकर आप संपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। अब आपकी मेरी मुलाकात इस YouTube के माध्यम से अगले टॉपिक को पढ़ाते समय होगी। जय श्री कृष्ण।